ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। कि महिलाओं को और एक आम इंसान जो है उसकी जीवन में कैसे उसकी यात्रा को निभाया जाए या उस यात्रा को कैसे तय किया जाए, उसके सभी बिंदु उसमें सम्मिलित है। जैसे कि शिक्षा, संस्कार, परवरिश और आध्यात्मिक यात्रा, सुख की परिभाषा, सुख की चाह, ख्वाहिशें जो भी एक स्त्री के मन में उपजती है उन्हें कैसे वो सजो कर रखे। और कहते हैं ना कि वक्त के साथ में धूल मिट्टी जमा हो जाती है उन ख्वाहिशों पे, तो उन्हें कैसे खंगालें, झड़काएं और उनसे उबर कर और अपने जीवन की यात्रा तय करें। प्रातःकाल लाइव के संवाद शो के जरिए विभिन्न वर्ग की प्रवासी हस्तियों को आपसे जोड़ने का हमारा प्रयास निरंतर जारी है। संवाद के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे बीकानेर की जानी मानी लेखिका और समाज सेविका सरिता राठौड़ से। साहित्य और समाज सेवा से जुड़ी सरिता सिंह 4 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स के ही साथ स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्हें हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और बाल उत्थान के लिए सम्मानित किया जा चुका है। नारी उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहने वाली सरिता सिंह ने जीवन दर्शन पर सबसे बड़ा आलेख लिखकर खूब कीर्ति अर्जित की है। आपकी मुलाकात कर रहे हैं हमारे प्रतिनिधि मनीष पालीवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष पालीवाल और आप देख रहे हैं प्रातःकाल लाइव। दोस्तों, संवाद के इस क्रम में आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं राजस्थान की एक ऐसी सशक्त नारी से जो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। मूल रूप से बीकानेर से रहने वाली सरिता जी राठौड़ मुंबई के कांदिवली में रहती हैं और महिला सशक्तिकरण के रूप में देश में एक जाना पहचाना नाम है। उन्हें हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा बाल विकास एवं कल्याण विभाग द्वारा राजस्थान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। देश विदेश में सैकड़ों सम्मान से नवाजी जा चुकी सरिता जी आज हमारे बीच हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी इस यात्रा के बारे में। नमस्कार सरिता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप जिस समाज से आते हैं, राजपूत समाज से, उस समाज में बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको कैसे पार करके आप ये काम कर रही हैं? मैं स्कूल से ही लिखने का कार्य कर रही थी, लेकिन जब शादी हुई तो मैं देख रही थी कि जो सामाजिक ढांचा है उसमें हम परिवर्तन कैसे लाएं, या जो घर परिवार में जो कुरीतियाँ होती है, चाहे दहेज हो, मृत्यु भोज हो या घूंघट प्रथा हो, तो उन सभी को मैं देख रही थी और झेल भी रही थी। तो मुझे लगा कि मैं चेंज तो लाना चाहती हूँ, लेकिन परमिशन मुझे नहीं मिल रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने घर से लिखना शुरू किया था और लिखते लिखते राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, अलग अलग अखबारों में मेरे आर्टिकल्स आने लगे। और धीरे धीरे जब मैंने आर्टिकल लिखने के साथ साथ काम करना शुरू किया, तब मुझे लगने लगा कि हाँ, मैं परिवर्तन कर सकती हूँ। और लोगों ने बहुत अच्छे से उसे स्वीकार किया, सराहा, और आज मैं इस लेवल पे काम कर रही हूँ कि इस राज्य का जो विशिष्ट सम्मान है वो मुझे प्राप्त हुआ है। अपने पिताजी और परिवार के बैकग्राउंड के साथ मुंबई तक की जो यात्रा है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। जी, मेरे पिताजी का नाम विजय सिंह जी शेखावत है, जो कमिश्नर रिटायर हुए हैं। और मेरे जो जीवन साथी है उनका नाम नरपाल सिंह राठौड़ है, कोटवाद से हैं, वो बिजनेसमैन हैं। और उनकी सहमति नहीं होती, स्वीकृति नहीं होती तो मैं यहाँ तक का ये सफ़र तय नहीं कर पाती थी, क्योंकि सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि हम कुछ भी करें तो परिवार का सहयोग मिले तो बहुत अच्छे से हम आगे सफ़र तय कर सकते हैं। हाल ही में आपके एक आलेख को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडिया में भी सम्मिलित किया गया है, उसके बारे में बताएं। जी, उसका नाम है सृजन, जो सबसे बड़ा आलेख है और जिसमें 12,000 शब्दों का उपयोग किया गया है। तो मेरे लिए ये गर्व की बात है कि उसे इस तरह से इस श्रेणी में रखा गया है कि महिलाओं को और एक आम इंसान जो है उसकी जीवन में कैसे उसकी यात्रा को निभाया जाए या उस यात्रा को कैसे तय किया जाए, उसके सभी बिंदु उसमें सम्मिलित है। जैसे कि शिक्षा, संस्कार, परवरिश और आध्यात्मिक यात्रा, सुख की परिभाषा, सुख की चाह, ख्वाहिशें जो भी एक स्त्री के मन में उपजती है उन्हें कैसे वो सजो कर रखे। और कहते हैं ना कि वक्त के साथ में धूल मिट्टी जमा हो जाती है उन ख्वाहिशों पे, तो उन्हें कैसे खंगालें, झड़काएं और उनसे उबर कर और अपने जीवन की यात्रा तय करें। मतलब एक अलग ही आलेख होगा जो पढ़ने में भी बहुत सारी जानकारी देगा और दिलचस्प होगा। मेरा अगला जो सवाल वो है कि मुंबई में जो क्षत्रिय समाज है उसमें भी महिला विंग का आप नेतृत्व करती हैं, उस बारे में बताएं आप।
यहाँ रतन सिंह जी तूरा साहब हैं और रघुनाथ सिंह जी सराणा साहब हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतने सालों से ये संस्था चली आ रही है। हम देख रहे हैं कि वो विकास के लिए किसी को भी कोई सहयोग की आवश्यकता होती है तो हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। तो मैं महिलाओं के लिए तो ये कहना चाहूँगी कि हम सब साथ में रह के आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर महिला ही महिला का साथ देगी तो इससे बड़ा तो कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। तो अच्छा है कि हम बहुत अच्छे से मिलकर आगे चलें और सशक्तिकरण के एक नए आयाम स्थापित करें और बेहतर तरीके से। मेरा सवाल ये है कि जब आप छात्र जीवन में थे तो आप वैचारिक करके एक पत्रिका का संपादन किया करते थे हनुमानगढ़ में जी। उन यादों के बारे में बताएं। वो बहुत अच्छी यात्रा थी। सही बात पूछो तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, क्योंकि मैं देख रही थी कि जो हम आर्टिकल लिख रहे हैं उससे कैसे हम बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं और कैसे लोगों की विचारधारा को चेंज कर सकते हैं। तो उस समय में जब मैं विद्यालय में थी तब से लिख रही थी और महाविद्यालय में आके मैंने वैचारिकी का संपादन किया तो मुझे ऐसा अवसर मिला और हमारे महाविद्यालय की तरफ से मैं चुनी गई थी और 44 कॉलेजेस थे जिसमें राज्य स्तर की जो प्रतियोगिता रखी गई थी, वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसकी मैं विजेता रही थी और विषय था महिला आरक्षण। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि महाविद्यालय की तरफ से मैं चुनी गई और वैचारिकी का संपादन किया। एक लेखिका के तौर पर लोगों के दर्द को सुनना, समझना और उसे शब्दों में ढालना, इस पूरी यात्रा में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? एक तो हम अपने जीवन में कोई भी अनुभव अपने जीवन में उतार कर फिर लिखते हैं और फिर अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। वो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि कोई भी बदलाव जो हम लाना चाहते हैं वो हमारे जीवन से, हमारे घर से शुरुआत होगी, तभी हम लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे। तो जो जितने भी विषय मैंने चुने थे, समझो चाहे दहेज है या मृत्यु बोझ है या घूंघट प्रथा है या शिक्षा है, सशक्तिकरण है, महिलाओं के मन की बात है, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप अपने मन की सुनिए और अपने मन का करिए। आप अगर कोई चयन करेंगे किसी भी मार्ग के ऊपर जाने के लिए तो आपको हौसला चाहिए होगा। तो वो हौसला अगर मैं दे सकती हूँ या उनके मन का सुन के मैं उन्हें समझा सकती हूँ कि आपको रास्ता कैसे तय करना है, तो वो मेरे लिए बड़ी बात होती है। जैसे एक लेखिका के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मैं परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन मैं मनस्थिति बदल सकती हूँ और उस मनस्थिति की वजह से ही उनके जीवन में बदलाव आता है। तो जो चीज़ मैंने मेरे अनुभव से सीखी है उसे मैं बेहतर तरीके से लिख सकती हूँ और शायद इसी वजह से सभी ने स्वीकार किया और आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों, आप जैसे लोगों द्वारा किए जा रहे प्रयासों से कितना बदलाव आया है? देखिए, बहुत बदलाव आया है। जब मैंने मेरे जीवन की शुरुआत की थी तो मैं खुद इस तरह से सक्षम नहीं थी कि मैं मेरे मन की बात किसी को कह सकूं, और अब मैं फ्री काउंसलिंग करती हूं, सबकी सुनती हूं। मुझे लगता है कि कोई भी महिला है जो अपने मन का कर पाए और मैं उसकी सुन पाऊं, शायद मैं उसे राह दिखा पाऊं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि हम उस दौर से गुजरे हैं। लेकिन रही सरकार की बात, उनकी तो बहुत योजनाएं हैं, लेकिन अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं वो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि बदलाव हम अपने से ही शुरुआत करते हैं। तो जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे शिक्षा को लेकर है, चाहे सशक्तिकरण को लेकर है, चाहे उद्योग को लेकर है, विज्ञान को लेकर है, चिकित्सा को लेकर है, उद्योग को लेकर है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके आधार पर हम लोगों को बताते हैं, इसकी जानकारी देते हैं। जैसे कि कुछ महिलाएं हमारे सामने आई कि भाई उन्हें घर से काम करने की परमिशन नहीं है, लेकिन वो करना चाहते हैं कि उनका गुजारा चल जाए, वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है, तो उन्हें सिलाई मशीनें हमने भेज दी। और कुछ महिलाएं जो इलाज नहीं करवा सकती और उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत थी, तो हमने जितना भी भाईंदर में जो एक हॉस्पिटल है उसमें हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट उनका चेकअप करवाया और 25% डिस्काउंट देकर उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध करवाई। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें वो एक हौसला मिला कि नहीं, हम लोगों ने अगर चेकअप करवा लिया है तो हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे और आगे कुछ भी अगर तकलीफ होती है तो हमें घर वाले भी परमिशन देंगे कि हमें इस तरह से आगे बढ़ के और कोई भी काम अपने मन का करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि छात्र जीवन में बहुत तेज़ तर्रार रहने वाली युवतियाँ जो भविष्य में बहुत अच्छे सपने बुनती हैं प्रोफेशंस में जाने के लिए, लेकिन विवाह के बाद स्थितियाँ बदल जाती हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को घर से स्वीकृति नहीं मिलती कि वो कुछ काम कर सके, बाहर जाके नौकरी कर सके या आत्मनिर्भर बन सके। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये होता है। दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं वो इस बात को स्वीकार कर लेती है कि अभी जो गृहस्थ जीवन में हमारी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमें घर और बच्चों को, परिवार को संभालना है। तो मेरे बच्चे जब छोटे थे तब मैं भी एक
टिपिकल हाउसवाइफ की तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही थी। अब लेकिन जब मुझे लगा कि बच्चे बड़े हो गए, अब मैं समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ, मुझे बदलाव लाना चाहिए, मैं लाना चाहती हूँ, तो तब बदलाव आया जब मैंने कदम बढ़ाया तो, और सहयोग मिला मुझे। और मैं इस तरह से कार्य कर रही हूँ कि मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आए और अपने जीवन में बदलाव लाए। तो घर से स्वीकृति मिलना बहुत ज़रूरी है, सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। जो ये मानसिकता का सवाल जो अंतर पैदा करता है, सबसे बड़ी बात वही है कि उस पर सोचने की बात है कि कैसे वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बाहर और घर में संतुलन बना रहे, सामंजस्य बिठाकर अगर वो चले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सरिता जी, आप एक अच्छे मुकाम पर हैं, एक जानी मानी लेखिका हैं, समाज सेविका हैं। वर्ष 2018 में आपने बीकानेर ईस्ट से कांग्रेस पार्टी के माध्यम से टिकट मांगा था विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। निकट भविष्य में आपका क्या प्लान है? देखिए, मैं तो सेवा के लिए इस क्षेत्र में आई हूँ। ऐसा कोई मेरी इच्छा नहीं है या ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं अगर उस पद पे जाऊँगी तो ही मैं सेवा कर पाऊँगी। मेरा जो उद्देश्य है वो सबके सामने बिल्कुल पारदर्शिता से है, तो मैं और अच्छे बेहतर तरीके से कर पाऊँ, बड़े स्तर पर कर पाऊँ। तो मुझे अगर ये मौका मिलता है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। और मैं अपने तन मन धन से पूरे अच्छी तरह महिलाओं के लिए या किसी भी जो पद के अनुसार, योग्यता के अनुसार मुझे जो कार्य दिया जाएगा मैं बखूबी करूँगी। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का जो प्रतिशत है, हर पार्टियां दावा करती है कि महिलाओं को अच्छा सम्मान मिलता है, अच्छी दावेदारी मिलती है, तो महिलाओं को कहाँ पाती हैं आप? अभी बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही प्रियंका गांधी जी ने कहा कि 40% आरक्षण मिलेगा, लेकिन अभी जब वक्त आएगा तब पता चलेगा कि उन्होंने कितना दिया है, कैसे दिया है। तो महिलाएं आगे आएगी तो विकास होगा और बेहतर तरीके से, क्योंकि महिलाएं 50% का प्रतिनिधित्व निभाती है। तो बहुत अच्छी बात होती है कि जब 50% का जो अंतर है वो बखूबी काम कर पाए अच्छे से, तो विकास तो होगा ही। मुंबई में जो सामाजिक संगठन है उनमें महिलाओं की स्थिति आज भी दयनीय है। पुरुषों का मंच पर कब्जा होता है, महिलाएं सिर्फ आती हैं, भोजन करती हैं और चली जाती हैं। इस विषय पर किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? पुरुष प्रधान समाज है तो महिलाओं को अपनी जगह बनानी पड़ेगी। परिवर्तन तो हुआ है, पहले ऐसा होता था कि मंच पे सभी पुरुष हैं, लेकिन अब महिलाएं आती है, चाहे वो प्रतिशत कम हो, लेकिन महिलाएं आ रही है, बदलाव हो रहा है। और कहीं ना कहीं उनकी जो योग्यता है उनको अवसर मिल रहा है कि वो अपनी योग्यता से अपना मार्ग का चयन कर पाए और आगे बढ़ पाए। तो प्रतिशत में कमी है और बढ़नी चाहिए। जैसे हम आरक्षण के लिए कहते हैं कि आरक्षण अगर मिलेगा तो चेंज आएगा, तो वो सेम बात वहीं पे लागू होती है कि किसी भी तरह से जो विकास करना चाह रहे हैं उन्हें अवसर तो देना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का हो। महिला सशक्तिकरण के लिए आप बहुत ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं। हाल ही में आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और उनके विभाग से जुड़े हुए लोगों को एक समरी प्रदान की है कि महिलाओं की सुरक्षा और ये जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ सरकार किस तरीके से काम कर सकती, उस विषय में थोड़ा बताएं आप। जी, महिला की सुरक्षा को लेकर भी मैंने बात की थी कि थानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और जो ये सशक्तिकरण के लिए हम लोग सोचें तो वैसे तो खैर जयपुर में तो ये हो रहा है कि बड़े बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं, लेकिन छोटे शहरों में भी ऐसा अवसर प्रदान किया जाए उन महिलाओं को जिन्हें बाहर निकलने की स्वीकृति नहीं मिलती, और उनको उनकी कला जो हम देखते हैं कि बखूबी हुनर है उनमें, वो घर पे बैठ के बहुत कशीदाकारी कर सकती है, या फिर सिलाई मशीन उनको भेंट की जाए तो वो बहुत अच्छे से लेवल पे कार्य कर सकती है। तो छोटे छोटे शहरों में या फिर छोटे छोटे गाँवों में भी अगर ये बहुत अच्छे से सुविधा मिल सकती है तो बहुत अच्छे स्तर पर महिलाओं को मौका मिलेगा। तो वो काबिल तारीफ़ है कि धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है। आपके कार्यों को लेकर हमारे भारत के माननीय राष्ट्रपति जी भी प्रशंसा कर चुके हैं, उस विषय में बताएं आप। जब उन्होंने मेरे कार्य के बारे में सुना और देखा कि जो भी न्यूज़पेपर्स की कटिंग थी और जो मैंने कार्य किए थे उन्हें बताए गए मेरे द्वारा, तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की और उन्होंने बोला कि अभी महिलाओं को बहुत कुछ करना है, आप एक मिसाल कायम कर रहे हो। वो सबसे बड़ी बात है कि जिन परिस्थितियों से निकल कर आप यहाँ तक पहुँचे वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कोई किसी भी तरह का उदाहरण प्रस्तुत करना और पहल करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने घर से शुरुआत करते हैं, तो घर वाले लोगों का भी हमें फेस करना पड़ता है कि उन्हें भी एकदम से कोई चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि एक आम गृहस्थ जीवन चल रहा होता है। तो उससे बाहर निकलने की, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मुझे परमिशन नहीं थी, लेकिन मैं करना चाहती थी तो मैं घर से ही कर रही थी। लेकिन जब मैंने अपने आप को इस लायक बनाया और जब मुझे लगा कि अब मैं समाज में आ सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, तब मैंने शुरुआत की थी। अपनी इस पूरी यात्रा को आप किसे समर्पित करना चाहेंगे? देखिए, चुनौती भरा जीवन होता है और मैं ये कहूँगी कि
हर किसी के जीवन में चुनौती आती है, लेकिन हम उस चुनौतियों के सामने या तो नतमस्तक होकर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, और या फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमें बदलाव लाना है। तो मुसीबत तो जो है उसे स्वीकार करेंगे कि हाँ आई है, और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि बदलाव आए, लेकिन घर वाले सदस्य आपके जब सहयोग करने लगे तब आपको महसूस होता है, और जब घर से सहयोग होने लग जाता है तो बाहर से अपने आप मिलने लग जाता है। क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो घर से ही होती है, कि हमें कदम घर से बढ़ाना पड़ता है, और खासकर एक गृहिणी के लिए, कि हमें परवरिश भी देनी है, शिक्षा भी देने हैं, संस्कार भी देने हैं, तो उनके लिए तो एक चैलेंजिंग ही रहता है कि कैसे वो बदलाव लाए। और एक घर से निकलकर समाज के लिए कार्य करना, तो दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, तो परिवर्तन तो लाने के लिए कुछ अलग करना ही पड़ेगा। प्रातःकाल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा, इस तरह से मैंने मेरे विचार प्रस्तुत किए और सभी के साथ अपने मन की बात को साझा कर पाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये थे सरिता जी राठौड़, जो मुंबई के प्रवासी हैं और राजस्थान के बीकानेर के मूल निवासी। इनसे हमने जाना, पहचाना, इनसे बातचीत की और इनके विचारों को जाना। महिला सशक्तिकरण के रूप में इनके जो काम है वो वाकई में काबिले तारीफ़ हैं। अगले हफ्ते वापस मिलवाएंगे ऐसी ही और हस्ती के साथ। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।